1% of the documents were released. And this is something that you guys also should actually do a little bit of elaborate discussion around it. I think there's a lot more to talk about. Now, third thing about specifically on Iran. मेरा क्वेश्चन देखिए, कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होता है. मेरा अपना अभी अमेरिका भी परफेक्ट नहीं है. इंडिया इज ऑल्सो नॉट अ परफेक्ट कंट्री. बट just because you are not doing something right or I'm not doing something right as a country, किसी और कंट्री का अथॉरिटी और अधिकार नहीं बनता कि हमारे कंट्री में अटैक करा जाए. कभी ह्यूमन राइट्स के हिसाब से अटैक कर रहे, कभी कम्युनिज्म उनके पॉलिटिक्स के हिसाब से कर रहे, कभी एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, कभी रिलीजन, कभी ये कभी वो. द अंडरलाइंग रीजंस डजंट रियली मैटर एट द एंड ऑफ द डे. लेकिन आप अमेरिका या वेस्टर्न मीडिया आप देखेंगे, सारे गलत है. वेनेजुएला गलत था, ईरान गलत है, ग्रीनलैंड को हड़पना ठीक है. अब ग्रीनलैंड के बारे में भी अगर वेस्टर्न कंट्रीज में कनाडा बोले है या फ्रांस बोले है, कब कोई और बोले, इट वाज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट वाज देयर ओन, वन ऑफ देयर ओन वर द टारगेट. आज तक उन्होंने तो मुंह बंद के बैठे हुए थे. तो ये सॉर्ट ऑफ लाइक रूल फॉर दी, नॉट फॉर मी. आप ओबे करोगे, हम डिक्टेट करेंगे, हम जो बोलेंगे आप वो सुनोगे. तो अपने थर्ड वर्ल्ड कंट्री की शब्द मैं यूज इसलिए नहीं करना चाहती कि दैट इज रॉन्ग वे, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक समझाने के लिए कोई भी और कंट्री कुछ करे तो वो सही नहीं है. और लेकिन हमारे ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए. ये जो वेस्टर्न हिपोक्रेसी है, हमें इसके बारे में बात बहुत जरूरी करना चाहिए. ऑन टॉप ऑफ इट, यहाँ पे जो सिचुएशन ईरान की हो रही है, आप देख लीजिए ईरान की आज इस हालत में सिचुएशन है बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस. ईरान के ऊपर 12,485 सैंक्शंस लगाया गया आज तक, उसमें से 9,000 के ऊपर अभी भी एक्टिव है. ईरान की जो अभी इकोनॉमिक सिचुएशन है, खराब हुआ, इट्स बिकॉज ऑफ द सैंक्शंस. आप वो सेकेंडरी सैंक्शंस इंडिया जैसे कंट्री के ऊपर लगा के रखो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उसके साथ बिजनेस नहीं कर सकते हो. वेनेजुएला के लीडर को पकड़ के लेके आके यहाँ पे आप एक फेक नैरेटिव में पकड़ा के कोई नार्को टेररिस्ट, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट टुडे, नॉट अ सिंगल हेडलाइन एट ऑल. इट इज गॉन from the news cycle. तो unfortunately ये क्या चल रहा है, ये there is lot going on. My point is domestic politics is targeting and shaping the international politics also. और ट्रम्प का एजेंडा तो सिंपल है, मैं सबसे पावरफुल हूँ, मेरा कंट्री सबसे पावरफुल है, और आई विल डू वट एवर द हेल आई वांट टू डू एनीवेयर एनी टाइम. nobody can do anything for me. मेरा बाल भी नहीं बका कर सकता. ये एक एजेंडा, ये एक रेटरिक एंड नैरेटिव ही इज ट्राइंग टू सेट अप फॉर 250 years of anniversary of United States. That's it, simple. नहीं, और इससे पहले हमने देखे अमेरिका में बहुत सारे शासक रहे, लेकिन इस तरीके की प्रेशर टैक्टिक्स, इस तरीके का एक वन मैन शो लेकर चलने जैसी स्थिति इससे पहले नहीं देखी गई, जो पूरे के पूरे वर्ल्ड को सम और द अदर वे हैम्पर करती हुई डेफिनेटली नजर आ रही है. और इस पर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा. विंग कमांडर आलोक साय साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आलोक साय साहब, आपका भी मैं स्वागत करती हूँ. इससे पहले हम कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की बात कर रहे थे सर, उसकी तैनाती, फिर आपके दो चेहरे हैं, दिखाने का चेहरा और जिस पर आप काम करते हैं वो और. बैकडोर डिप्लोमेसी को पूरी तरीके से खत्म करने वाला अगर आज की तारीख में कोई है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकी राष्ट्रपति. फिर वो बात करते हैं कि हम तो शांति लाना चाहते हैं, लेकिन शांति और स्थिरता ऐसे थोड़ी आएगी. अगर आप काउंटर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती कर देंगे तो आप तो सीधे सीधे ऑफेंसिव रेडीनेस की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. ये डिफेंस तो किसी भी तरीके का नहीं है. आप उसको नाम भले ही कुछ भी दे दीजिए, आप कहते कुछ भी रहिए कि हम तो ये इसीलिए कर रहे हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज को प्रभावित आप कब तक करते रहेंगे? और क्या ऐसा नहीं है कि ईरान हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएगा जब वो ये कह देगा कि हम तो फुल ऑन वॉर पे जाने के लिए तैयार हैं, काउंटर करेगा, तब क्या होगा? यही स्थिति हो चुकी है. ईरान ने खुलकर के अब कह दिया है कि हम भी अब पूरी तरह तैयार हैं, और उसने जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है उससे अमेरिका की सांस खुली हुई है. सिर्फ यही कारण नहीं था कि कैरियर के वहां पोजीशनिंग नहीं हुई थी, बहुत सारे और भी कारण है. अमेरिका को और इजराइल को सोचना पड़ेगा कि अपना एयर डिफेंस जो है वो इतना मजबूत है क्या कि वो सारे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को रोक पाएंगे, नंबर एक. नंबर दो, कि जो मध्य
पूर्व में जितने भी अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं वहां पर सारे मिसाइल के आक्रमण को क्या वो 100% रोक पाएंगे? और अगर नहीं रोक पाएंगे तो जहां अमेरिकी जनता या अमेरिकी सैनिक का हताहत होना शुरू होंगे तो विश्वास कीजिए अमेरिका में हंगामा मच जाएगा और ट्रंप की बहुत बुरी स्थिति होगी। ये वहां पर एक ऐसा राष्ट्रपति आ गया है जो डिप्लोमेसी की भाषा जानता ही नहीं है, वो बुलिंग की भाषा बोल रहा है और इस भाषा के कारण अमेरिका ने अपने सारे अच्छे संबंधों वाले राष्ट्रों को अपने से धीरे धीरे दूर कर लिया। आप देखिए कनाडा जो एकदम अमेरिका के साथ रहता था वो अब दूर हो गया है, वो अब अमेरिका से अपने आप को डिफेंड करने की बात कर रहा है, कैसे करेंगे। और पूरा यूरोपियन यूनियन वहां से उससे दूर चला गया। अब अमेरिका का साथी बचा कौन? एक इजराइल, जो चलिए हमारा बहुत अच्छा साथी है इजराइल, लेकिन वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स में जो उथल पुथल मचा दी है वो सिर्फ इस बुलिंग लैंग्वेज के कारण ट्रंप ने पूरा रीअलाइनमेंट हो रहा है। भारत के लिए बहुत अच्छा है, ये भारत के लिए अच्छा क्योंकि हमसे और भी देश अब जैसे यूरोपीय यूनियन और बहुत सारे देश जुड़ेंगे, लेकिन अमेरिका को 10 बार सोचना पड़ेगा ईरान के ऊपर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि ईरान ने अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर दिया है और एयर डिफेंस का अगर कोई नया चीज अमेरिका ने डेवलप किया है उसके बूते पर वो भले आक्रमण करने की सोचे, लेकिन अगर नहीं तो आक्रमण करने के बाद अमेरिका का भी कोलेटरल डैमेज होगा। जी हाँ पूर्णिमा जी, वेरी वेल सेड सर। और शशांक साहब, आजकल बड़ी सोशल मीडिया पर एक लाइन चल रही है, लोग कह रहे हैं लिखने वाले कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ट्रंप ने ठगा नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि अपने ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स नहीं है, ईरान भी अपने साथ कई लोगों को लेकर चलता है, ईरान की भी अपनी मजबूती है और ईरान जब फुल ऑन वॉर एस्केलेशन की तरफ बढ़ेगा यूएस की तरफ से लिए गए किसी भी एक्शन को लेकर, तो ये तो एक मल्टी फ्रंट कॉन्फ्लिक्ट के तौर पर पैदा होगा और इससे पूरी दुनिया में किसी का भी कोई भला नहीं होने वाला है। अगर ये सुपर पावर देश का राष्ट्रपति नहीं समझ रहा है तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? नहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति सब समझ रहे हैं, उनका काम करने का तरीका थोड़ा भिन्न है अपने पुराने राष्ट्रपतियों से। आपको याद होगा पहले भी जो है अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने अपने वॉर्स को लेकर गए हैं दूर दराज के इलाकों में, और फिर उसके बाद में आपको याद होगा 1973 में फिर कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अगली बार कोई वॉर होगी तो वो कांग्रेस का अप्रूवल लेना आवश्यक होगा। लेकिन अभी जब बात हुई तो उन्होंने बात मान ली कि नहीं, वो उसके प्रेरोगेटिव्स को नहीं रोक सकते हैं सरकार के और राष्ट्रपति के। तो मैं समझता हूं कि ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और ईरान का और अमेरिका का तो बहुत पुराना 36 का आंकड़ा है, जिसमें एक समय में ईरान ने अमेरिका के डिप्लोमेट्स को भी और उनके एम्बेसी को भी बंद करके रख दिया था, और फिर जब उन्होंने छुटाने की कोशिश करी थी तो उनके हेलीकॉप्टर सारे के सारे वो रेगिस्तान के अंदर ही ध्वस्त हो गए थे। तो एक तरीके से अमेरिका की साख में नीचे गई